आपका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डेली करंट अफेयर्स 14 और 15 अगस्त का, और हम जो भी पढ़ने वाले वो माइंड मैप से पढ़ेंगे। पहले से पढ़ते हैं तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि हाईलाइट्स ऑफ आरबीआई का जो थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसके बारे में। तो इसमें कहा गया है कि जो भी रेपो रेट है इसको जो है रखा गया है 6.5% में, और ये अनचेंज है कुछ 9 कंसेक्यूटिव टाइम के लिए। तो इसमें अगर आप रेपो रेट देखोगे तो आपको मिलेगा कि 6.50%, और अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% रखा गया है। उसके बाद एचडीएफ की बात करें तो 6.25% रखा गया है। एमएसएफ जो बात करें तो 6.75 रखा गया है, और बैंक रेट की बात करें तो 6.75 रखा गया है। उसके बाद रिवर्स कैश रिजर्व रेशियो जो रखा गया 4.5% रखा गया, और एसएलआर जो है 80% रखा गया। ठीक है, अब आपके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है इसको याद कैसे करें इतना सारा परसेंटेज। तो इसका एक ट्रिक है वो समझ लो। तो इसमें जैसे कि आपको एक चीज़ हर समय याद रखनी है, जो है वो रेपो रेट। रेपो रेट कितना है 6.5%। तो 6.5% में जब भी कभी आप प्लस माइनस 0.25 करोगे तो आपको बहुत सारे रेट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या, अगर आप 6.5% के साथ अगर प्लस 0.25% करोगे तो उस केस में आपको बैंक रेट और एमएसएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप माइनस कर दोगे 0.25% तो उस केस में आपको एचडीएफ रेट मिल जाएगा। जैसे कि एचडीएफ रेट कितना हो गया 6.25। तो अगर आप एमएसएफ और फिर बैंक रेट देखोगे तो आपको मिलेगा 6.75 और 6.75। तो आप इसमें से प्लस माइनस करके रेपो रेट से बाकी सारे रेट्स भी निकाल सकते हो। बाकी आपको जो याद रखना वो है रिवर्स रेपो रेट, जो कि 3.35% है, और जो CRR है वो तो बहुत टाइम से 4.5%, और जो SLR है वो 18% पे ही रुका हुआ है। इसी के साथ आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ 9 कंसेक्यूटिव टाइम से जो भी ये रेट्स है ये चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जो डिपेंड होते हैं रेट्स वो रेपो रेट्स पे ही होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स। नेक्स्ट चलते हैं इसका प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इस मीटिंग में क्या प्रोजेक्शंस की गई है जीडीपी। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो है आरबीआई का 50 MPC मीटिंग था, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन मारी है आरबीआई ने वो 7.2% मारी है। अगर हम इसको क्वार्टर वाइज देखें तो 7.1% था क्वार्टर 1 में, 7.2% था क्वार्टर 2 में, 7.3% था क्वार्टर 3 में, और 7.2% क्वार्टर 4 में। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी कि जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2026 में होने वाला है उसमें जो आरबीआई ने प्रेडिक्शन मारी है वो 7.2% की मारी है। मतलब कि 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो, और जो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 का उसमें जो आपको रेट मिलेगा वो सेम मिलेगा, मतलब 7.2 की जीडीपी ग्रोथ रखी है आरबीआई ने। इसका सीपे इन्फ्लेशन की बात करें, मतलब कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है तो उसकी बात करें तो आपको मिलेगी 4.5% रखी गई फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। और अगर हम इसको क्वार्टर वाइज देखें तो आपको मिलेगी क्वार्टर 1 में जो रखा गया था 4.9% रखा गया था, क्वार्टर 2 में 4.4%, क्वार्टर 3 में 4.7%, क्वार्टर 4 में 4.3%। तो इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है इसके साथ कि क्वार्टर 1 ऑफ जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसके लिए जो रखा गया 4.4% रखा गया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको मैंने ये क्वार्टर वाइज बताया ये एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो, लेकिन बाकी सारे आपको पढ़ना जरूरी है। जो भी फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन की है या तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है प्रेडिक्शन किया आरबीआई ने उसको। ये तो था हमारा जो मीटिंग हुआ था, ये अगस्त के महीने में हुआ था। तो इसका नेक्स्ट मीटिंग कब होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाला है वो अक्टूबर 7 से लेकर अक्टूबर 9 तक होने वाला है। ठीक है, ये टोटल कुछ 4 से 6 मीटिंग जो होती है साल में। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मिनिमम 4 मीटिंग तो होती है और मैक्सिमम 6 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ आरबीआई की इनिशिएटिव्स पढ़ते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिया है आरबीआई ने इन थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी इसमें। तो इसमें जो आरबीआई ने राइज कर दिया कि जो भी टैक्स पेयर है वो अपना जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो 5 लाख तक पे कर पाएंगे अब यूपीआई के थ्रू। पहले क्या था वो 1 लाख तक ही पे कर पाते थे, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ स्टैटिक न्यूज़ भी पढ़ते हैं यूपीआई के बारे में। अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना है यूपीआई के थ्रू तो आप कुछ 1 लाख ही तक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कभी कैपिटल मार्केट कलेक्शन इंश्योरेंस फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस करना है तो उस केस में जो ट्रांजेक्शन लिमिट होती है 2 लाख की होती है। और अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में जो ट्रांजेक्शन लिमिट होती है वो 5 लाख की होती है। इवन दिसंबर 2023 में आरबीआई ने एक नया यूपीआई का लिमिट जारी किया था, जो भी एजुकेशन सेक्टर के लिए हो या हॉस्पिटल के लिए हो, उसके लिए जो लिमिट रखी गई है वो 5 लाख। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनिशिएटिव पढ़ते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव है कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि 2 यूजर जो है सेम बैंक अकाउंट जो है यूज़ कर पाएंगे फॉर यूपीआई पेमेंट। तो इसमें एक इन्होंने आरबीआई ने एक इंट्रोड्यूस भी किया है एक चीज़ जिसका नाम है डेलीगेटेड पेमेंट। डेलीगेटेड पेमेंट क्या करेगा, ये अलाउ करेगा कोई भी इंडिविजुअल या तो मान लीजिए जो प्राइमरी यूज़र है, मान लीजिए प्राइमरी यूज़र पी है, कि वो जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट जो है सेकेंडरी यूज़र के लिए रख सकता है कुछ भी। ठीक है, तो ये आरबीआई ने अलाउ कर दिया जो प्राइमरी यूज़र है उसको, और इसकी वजह से जो 2 यूज़र एक ही सेम अकाउंट जो है यूज़ कर पाएंगे फॉर यूपीआई पेमेंट। इसके साथ ही आरबीआई ने एक
मेजर भी इनिशिएट किया जिसका नाम रखा गया है टैकल अनऑथराइज्ड डिजिटल लैंडिंग ऐप। वो कैसे किया जाएगा? बाय क्रिएटिंग अ पब्लिक रेपोजिटरी फॉर डिजिटल लैंडिंग ऐप। डिजिटल लैंडिंग ऐप के लिए पब्लिक रेपोजिटरी बनाया जाएगा, ऐसा कुछ आरबीआई कहना है। जो फोर्थ इनिशिएटिव है वो है जो कि फॉरेन रिजर्व जो है इस बार सबसे ज़्यादा हाई रहा है आरबीआई का, वो रहा है कुछ 675 बिलियन $। इसके बाद नेक्स्ट चलता है आरबीआई का एक प्रपोजल है कि कंटिन्यू रखने की बात की है जो भी क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ चेक है इसको अंडर द चेक ट्रंकेट सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बोला है कि जो भी अभी एक दिन ज़्यादा लग जाता है 1T+1 मतलब कि 2 दिन लग जाते हैं ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे, उसको जो है घटा के एक दिन कर दिया जाए। चेक ट्रंकेट सिस्टम में होता क्या है? अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो डायग्राम खराब बन रहा है, तो ये पर्सन ने क्या करता है, वो चेक जो है वो डिपॉजिट करता है कहाँ पे? मशीन में। और वो जो मशीन में जो चेक डिपॉजिट करता है वो चेक को जो है इमेज फॉर्म में जो है क्लीनिंग हाउस के पास जाता है वो चेक। उसके बाद वो चेक को क्लीनिंग हाउस से क्लियर किया जाता है। उसके बाद जो है जिस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करना है उस बंदे के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये थोड़ा प्रोसेस होता है, तो इसको जो है और कंटिन्यू करने की बात कर रहा है आरबीआई। इसके बाद आरबीआई ने जो भी बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, उसका जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर दिया गया है। पहले 30 दिन था, अब उसको कम करके 15 दिन कर दिया गया है। और ये अभी ये लागू नहीं होगा, ये लागू होगा 1 जनवरी 2025 से। ये 15 दिन की जगह पे आपको 490 भी दिख सकता है कोई कोई न्यूज़पेपर में। इसका 490 का मतलब वही सेम ही होता है कि या तो 14 दिन मतलब कि 2 हफ्ते या तो 15 दिन। ठीक है, तो ये सेम है 490। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 15 दिन या तो 490 जो है बोला जा रहा है इस जो भी ये शॉर्ट एंड गया डेज को। अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग जो है अपने हिसाब से जो डेटा रख रहे हैं, तो मैंने 15 डेज रखा है जिसके से आपको पढ़ने में ईजी हो। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को, और ये क्या गया है शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए थ्रू केसीसी, अगर ये किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पता होगा तो उसके लिए किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो लोन दिया जाएगा वो कुछ 3 लाख तक ले सकता है कोई जो किसान है वो, और इसमें जो है इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा वो 7% रखा जाएगा। इससे ज़्यादा पॉइंट ये है कि इसमें जो है कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, मतलब कि कुछ इंटरेस्ट रिडक्शन दिया जाएगा कुछ 3% पर एनम का, मतलब कि अब क्या हो जाएगा टोटल 4% हो जाएगा। ठीक है, और ये उन्हीं फार्मर्स के लिए होगा जो कि टाइम टू टाइम जो है लोन पेमेंट करते हैं। ठीक है, रीपेमेंट ऑन टाइम करते हैं, उन्हीं फार्मर्स के लिए ये लागू होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अंडर MISS। तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि अगर कोई भी फार्मर, अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, उनका अगर वेयर हाउस में स्टोर करके रखा हो प्रोडक्ट WDRA के पास, तो ये मैंने फुल फॉर्म लिखने भूल गया, तो इधर आपको जो PDF मिलेगा उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो है गवर्नमेंट की जो है वेयर हाउस रहती है, वहाँ पे अगर इन्होंने सामान रखा और उस केस में अगर उनका कुछ खराब हो गया सामान, तो उस केस में जो इंटरेस्ट जो है जो भी इन्होंने किसी के थ्रू ये शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा, तो उस केस में उनको जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा कुछ 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक इनको जो है ये सबवेंशन मिल जाएगा इंटरेस्ट का। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कभी नेशनल क्लाइमेटी हो जाती है तो उस केस में जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा कुछ 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। उसके बाद जो है सेकंड ईयर से नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है वही लगना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पार्टनर करके लॉन्च किया है ग्रेन ATM। ये जो है इंडिया का पहला 24/7 ग्रेन ATM होने वाला, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और ये किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर लोकेशन में। इसके बाद उड़ीसा जो है पहली स्टेट बन चुकी है हमारे इंडिया में जो कि प्रोवाइड करेगी ये सर्विस जो भी पुअर पीपल है जो राशन लेते हैं उनको, और वो हेल्प होगा, ये सिस्टम जो है हेल्प करेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशियरी जो भी हमारे इंडिया में है उनको। और ये जो है इलामिनेट करेगा कि जो भी डीलर्स रहता है वो डिले करता है फूड ग्रेन देने के लिए, तो उसको जो है इलामिनेट करने का काम करेगा। इवन बहुत सारे चोर चकारे भी होते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सामान जो गवर्नमेंट भेजता है वो डीलर खुद रख लेते हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं उनको ख़राब सामान दिया जाता है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये जो है ग्रीन ATM बहुत अच्छा काम करेगा। अब हम ग्रेन ATM के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। जैसे आपको इमेज से कुछ दिख रहा होगा, ये कुछ डब्बा जैसा है जिसके अंदर जो है ग्रेन स्टोर रहेगा। उसके बाद जो ग्रेन जो है यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो इसमें ग्रेन जो है आएगा कुछ 25 किलो आएगा 5 मिनट में। ठीक है, ऐसा कुछ कहना है। और इसके बाद अगर किसी भी बंदे को अगर ये ग्रेन चाहिए ग्रेन ATM से, तो उसके लिए 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक है आधार कार्ड, दूसरा है राशन ID नंबर। इसी के थ्रू इधर वो टाइप करेगा और उसको जो है वो जो 50 किलो ग्रेन है वो मिल जाएगी, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रखा है वो ग्रेन मिल जाएगी। ये जो है ग्रेन ATM इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है वन ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत एज अ टॉप 5 इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग हंगर्स, मतलब हंगर्स को रोकने के लिए ये टॉप 5 सॉल्यूशन बोला गया है एज पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंस्टिट्यूट किया है 5 मेंबर कमेटी, जिसको हेड करेंगे रवि गांधी जी। रवि गांधी जी जो है एक तरह के EDG BSF के हैं और इनका काम रहेगा मॉनिटर करना जो भी करंट सिचुएशन है इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो आपको पता ही होगा कि कैसी हालत है इंडिया और बांग्लादेश का, जब से शेख हसीना जी ने स्टेप डाउन कर दिया है बांग्लादेश के PM से और वो इंडिया आ गई है। उसके बाद जो बांग्लादेश के जो पीपल्स है वो जो हिंदू कमिटी के जो लोग हैं उनमें अटैक किए जा रहे हैं और इवन जो उनके टेम्पल्स हैं बांग्लादेश में वही तोड़े जा रहे हैं और इवन जो इंडिया में एंटर करने की कोशिश की जा रही है उसी को रोकने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। आपको मैंने जो हेड कर रहे हैं वो कमेटी का नाम तो बता दिया। इसके बाद हम समझते हैं कौन से 4 मेंबर है इस कमेटी के अंतर्गत। तो आपको मिलेगा कि पहले जो पर्सन वो है MP सिंह जो कि IG है BSF के ही। उसके बाद S दास जो है IG है BSF के जो कि त्रिपुरा हेडक्वार्टर के हैं। उसके बाद जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके जो मेंबर होंगे वो है संजीव गुप्ता जी को इस कमेटी में रखा गया। उसके बाद विवेक वर्मा जी को भी एज अ कमेटी में रखा गया, एज अ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का काम करता है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। नेक्स्ट कंटेंट से बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा जो माइंड मैपिंग वाला कंटेंट था वो खत्म। अब चलते जो टेबल कंटेंट है वो एक साथ पढ़ते हैं। तो ये कुछ 3 MUs है, जिसमें पहला MU है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने MU साइन किया है विद एमिटी यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है। तो ये दोनों मिलकर जो भी ये कोलैबोरेशन किया गया है कि एजुकेशन रिसर्च और टेक्नोलॉजी वाइज जो है काम कर पाए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट अगर MU की बात करें तो ये SBI की तरफ से आ रहा है कि SBI ने जैक्सन इंजीनियर लिमिटेड के साथ पार्टनर किया है और ये एक तरह का सोलर टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करेगी, ये प्रमोट करेगी जो भी सोलर एनर्जी एडॉप्शन है हमारे इंडिया में उसको। तो इसके लिए जो है SBI जो है एज अ फाइनेंसिंग देने का काम करेगा जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड को। तो SBI जो है लोन ऑफर किया है कुछ 10 करोड़ का और ये जो है दिया जाएगा जो भी इंडस्ट्रियल या तो जो कमर्शियल यूज़र है उनको। और ये जो है पार्ट रहेगा SBI का जो भी सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव है इसका, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्या ये सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव एक तरह का SBI का इनिशिएटिव है जो कि सोलर रूफटॉप और जो भी सोलर पैनल की बात होती है तो उसको फाइनेंस करने का काम करता है अंडर दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक MU साइन किया है विद WHO। ये जो भी मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन है इंडिया में वो बनाने का काम करेंगे ये दोनों मिलके। इसमें क्या होने वाला है कि इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी इंडिजीनियस मेडिकल डिवाइस है वो मैन्युफैक्चर हमारे इंडिया में हो और हमारी जो रिलायबिलिटी है इंपोर्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। तो ये MU बनाने का काम यही है। नेक्स्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग में चलते हैं। तो वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2024 का जो रिलीज़ किया गया वो स्काई टेक के थ्रू किया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया का जो विस्तारा है इन्होंने टॉप मारा है इन इंडिया और इसी के साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया में भी। तो इसमें अगर आप पहले रैंक में देखोगे तो कतर का जो एयरलाइंस है वो आता है, उसके बाद जो सिंगापुर का एयरलाइंस है वो आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में जो एमिरेट्स है UAE का वो आता है। और अगर हम देखें इंडिया की रैंकिंग तो विस्तारा का रैंक आपको 16 मिलेगा ग्लोबली, ठीक है। तो विस्तारा का रैंक ग्लोबली जो है आपको 16 मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें एशिया की तो एशिया के जितने भी एयरलाइंस हैं उसमें जो है विस्तारा का रैंक आपको 8 मिलेगा। इसके साथ जो विस्तारा है इसको बेस्ट एयरलाइन स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया का भी अवार्ड दिया गया है। इसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स हैं लेकिन हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है नहीं, वो इनरिलेवेंस है तो वो हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने वो रखा भी नहीं है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर जो कोलैबोरेशन है वो एक साथ पढ़ते हैं। तो इसमें आ रहा है एगेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पार्टनर किया फ़ोनपे के साथ और ये क्या करने वाला है एक तरह का इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस देने का काम करेंगे जो भी इनके कस्टमर है इनको। तो इसके लिए जो यूज़र का एज रखा गया वो रखा गया 18 से 45 एज तक और जो इंश्योरेंस का रेंज रखा गया यूज़र का वो रखा गया कुछ 5 लाख से 25 लाख तक ये इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रीमियम रखा गया वो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे पर ईयर जो भी यूज़र है उनको। तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि AFLI मतलब कि अर्गस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये जो है पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिन्होंने इंस्टेंट पेमेंट इंश्योरेंस दिया है थ्रू द प्लेटफॉर्म कॉल्ड फ़ोन पे। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है विद सिंगापुर बेस्ड जीरो एरर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ और ये दोनों मिलकर जो है ऑन द बोर्ड कंप्यूटर से सब सिस्टम को एनहांस करने का काम करेंगे। अगर ऑन द बोर्ड सब सिस्टम की बात करें तो ये एक तरह का ब्रेन ऑफ सैटेलाइट भी बोला जाता है, ये एक तरह का चिप होता है। अब मान लीजिए कि ये जो है मतलब इंटेल का आईकोर प्रोसेसर है, जैसे कंप्यूटर में इंटेल होता है तो उसका आईकोर प्रोसेसर है, वैसे ही जो स्पेस जो सैटेलाइट का जो ब्रेन है मतलब कि जो सैटेलाइट का जो चिप है तो उसको बोला जाता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर। तो इसी को जो है एनहांस करने का काम करेंगे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके।
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट मिलेगा कि राज कुमार चौधरी को एज ए MD बनाया गया है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और ये जो है रिप्लेस करेंगे राजेंद्र प्रसाद गोयल को। राजीव गोयल जी एज ए एडिशनल चार्ज की तरह काम कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ सिंह के। ये सिंह कौन है? ये अभय कुमार सिंह है, जिनका रिटायरमेंट अगस्त 31 2022 में हो गया था। उसके बाद राजीव प्रसाद गोयल जी एज ए एडिशनल चार्ज कर रहे थे, एडिशनल चार्ज की तरह काम कर रहे थे। अब जो है फुली जो है इस पोजीशन को एक्वायर कर लिया है राजीव कुमार चौधरी जी के द्वारा। नेक्स्ट चलता है करंट अफेयर्स। तो ये लॉन्चेस की तरफ से आ रहा है, जिसमें आ रहा है कि मारिया एसिड इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25 ETF, जो कि इंडिया का पहला मल्टी कैप एक्सचेंज ट्रेड फंड बन चुका है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो 50-25 है ये क्या है। इसमें मिलेगा जो 50% है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा जो 100 लार्ज कैप स्टॉक है उसमें, और जो 25% है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा 150 मिड कैप स्टॉक्स में, और जो 25% अदर्स रह गए उसको किया जाएगा 250 स्मॉल कैप स्टॉक में। तो आप देख सकते हो कि कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है 50:25 का। इस फंड को जो है मैनेज करने का काम करेंगे एकता गाला और विशाल सिंह। तो आपको ये थोड़ी ध्यान रखने की इस फंड को मैनेज कौन करने वाला है। नेक्स्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो इसमें आएगा आपको वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 का, जिसको सबमिट किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें इंडिया की रैंक जो है बताई जा रही है 8 इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, ठीक है। और ये डेटा जो है 2023 का है, और ये जो है कुछ 4 बिलियन से जो है एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है पीछे थी इंडिया, तब भी इंडिया की रैंक 8 आई है। अगर पहले नंबर में मानिए तो पहले नंबर में मिलेगा आपको यूरोपियन, जिसका जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो है 836 बिलियन का। और उसके बाद अगर यूएसए की बात करें दूसरे नंबर पर यूएसए आती है, जिसका जो एक्सपोर्ट वैल्यू है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के टर्म्स में वो है कुछ 198 बिलियन $। तीसरे नंबर पे ब्राज़ील मिलेगी आपको, और 8th नंबर पे आपको इंडिया मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 14 और 50 अगस्त का। तो मैं होप करता हूँ जब मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस लिंक में जा सकते हो, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इवन आपको जो मंथली और वीकली PDF है वो भी आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप में। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी वीडियो कंटिन्यू करना है देखना है आपको तो सब्सक्राइब चैनल।